नमस्कार। उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। आज उड़ान कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि स्टार्टअप इंडिया योजना में जो राजभाषा हिंदी है उसकी क्या भूमिका है, वो जन जन तक कैसे स्टार्टअप इंडिया योजना को पहुंचाया जा सके, इस विषय पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हेमंत कुमार तिवारी जी, जो संपादक हैं नवभारत समाचार पत्र का, और उनके साथ हैं अमृतांशु कुमार मिश्र जी, जो समाचार संपादक हैं सनमार्ग के। आप दोनों अतिथियों को दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आज आपने उड़ान कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे दर्शकों के लिए कुछ जानकारी देने के लिए आप पधारे। हम उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि स्टार्टअप इंडिया जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने में राजभाषा हिंदी कैसे कारगर है, इस संदर्भ में। लेकिन हम उसके पहले बता दें कि हेमंत कुमार तिवारी जी विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सेवारत हैं और अमृतांशु कुमार मिश्र जी विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमंत कुमार तिवारी जी आपसे कि क्या स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा दूरदर्शन को कि आपने इतना बढ़िया टॉपिक चुना। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य भारत सरकार का यह है कि यहाँ आज के डेट में युवाओं की फौज है, तो नौकरी करने की जगह पे सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे युवा नियुक्ता बने, रोजगार सृजन करें, न कि नौकरी के पीछे भागे। इससे यह होगा कि जैसे जैसे रोजगार सृजन होगा भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती जाएगी। आज के डेट में लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में अभी तो तीसरे नंबर पर है, काफ़ी पिछड़ी हुई थी। तो अपने सरकार का यह है कि जितना रोजगार सृजन होगा, जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम न सिर्फ लोकल लेवल पे, यूथ लेवल पे, न ग्रामीण लेवल पे, बल्कि दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ होगी और नए सिरे से जो है भारत का जो पुराना रूप रहा है, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो फिर इस्टेब्लिश होगा। बहुत सुंदर हेमंत जी, आपने कहा कि ये सोने की चिड़िया पुनः कायम होगा हमारा, हम सभी का, भारत का। और लेकिन बात आपने कहा रोजगार का, तो क्या अमृतांशु जी आप मानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया रोजगार उन्मुख है? अगर हाँ तो कैसे? स्टार्टअप योजना की शुरुआत से ही अगर हम लोग देखें तो लाखों लोगों को इससे रोजगार मिला है। अगर 2022 के लगभग तक के हम लोग बात करते हैं, करीब 70,000 स्टार्टअप जो है वो पंजीकृत हो चुके थे हमारे यहाँ, और करीब 50 लाख लोगों को इससे रोजगार मिला है। तो ये आंकड़े खुद ही बता रहे हैं स्टार्टअप योजना के बाद से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना बढ़िया यहाँ पर स्टार्टअप योजना से जो उद्देश्य था सरकार का, स्टार्टअप योजना से मुख्य रूप से कि लोग जो है नियोक्ता बने, वो हम हासिल कर रहे हैं। तो सिर्फ लोगों ने शुरुआत ही नहीं किया है, कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इससे रोजगार मिल रहा है जी। मतलब आपके विचार से जो स्टार्टअप इंडिया जो योजना है उसमें राजभाषा हिंदी का योगदान है और उससे रोजगार भी हमारे देश के बेरोजगारों को मिल रही है। लेकिन हेमंत जी, रोजगार की बात चल रही है, तो क्या आप मानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया को जन जन तक, आम जनता तक पहुंचाने में राजभाषा हिंदी की भूमिका है? तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊंगा दूरदर्शन के जरिए कि कहा जाता है कि विश्व का हर छठा व्यक्ति भारत से है, और भारत की आज की डेट में अगर हम आबादी बोले तो 140 करोड़ के आसपास है। और हिंदी आज के डेट में लगभग एक तीसरी कम्युनिकेशन की पूरे वर्ल्ड में भाषा का जो संचार का माध्यम बन चुकी है। तो इस वजह से आज कोई भी हो, हम उड़ीसा में बैठे हैं, लेकिन हम गर्व से कहेंगे कि उड़ीसा के लोग भी उतनी हिंदी जानते हैं जितने गैर हिंदी भाषी प्रदेश के लोग जानते हैं। इस तरह से हिंदी की जो पकड़ है वो बहुत ग्रास रूट पे है और एक सशक्त माध्यम है कि जिसके जरिए स्टार्टअप इंडिया जो है जड़ों तक पहुंच रहा है। जड़ों तक पहुंच रहा है और उसको पहुंचाने में, जन जन तक को पहुंचाने में हिंदी की अहम भूमिका है। हेमंत जी, आपने बहुत सुंदर बात कहा, लेकिन शायद हेमंत जी ये भी है
कि हिंदी जो है आपको हर लगभग बोलता है, और जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अपने जीवन को अगर विकास करनी है तो उसके लिए कोई भाषा की जरूरी है, तभी आपका जीवन विकास कर पाएगा। और उसके लिए सरल हिंदी, सहज हिंदी को अपनाने से आप स्टार्टअप इंडिया योजना के अलावा कई योजनाओं का भी लाभ आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में ले सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कहा हेमंत जी। लेकिन बात आती है आशीष जी कि क्या राजभाषा हिंदी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी? हाँ, अवश्य। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में राजभाषा की जो है काफ़ी अहम भूमिका है, क्योंकि देश में सबसे बड़ी जो संपर्क भाषा है वो हमारी राजभाषा हिंदी ही है। तो अगर आपको पूरे भारत में अगर किसी एक भाषा के माध्यम से अगर संचार करना हो तो हिंदी भाषा के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचता है। आप अंग्रेजी तो हमारे देश की भाषा है नहीं, अगर अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए तो अगर सबसे अधिक लोगों से आप संपर्क करना चाहते हैं तो हिंदी ही एकमात्र विकल्प बचता है उसके बाद। तो अगर आसानी से लोगों को आपको अपनी बात पहुंचानी है तो वो हिंदी ही है जिसके माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। तो रोजगार सृजन में भी इसकी काफ़ी भूमिका है। कहीं से भी राज्य से अगर आप दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको हिंदी से ही वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती मिलेगी। हाँ, आखिर लोग आप बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद आप संचार जब अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे तो आप वहाँ रोजगार मिलने का तो अवसर यहीं से ख़त्म हो जाता है। जब आप बात करेंगे, जब आप अपनी बात रखेंगे तभी तो रोजगार के अवसर होंगे। तो जब आप बात नहीं कर पाएंगे तो वहाँ आप नौकरी मांगेंगे भी तो कैसे मांगेंगे? तो भाई लोग अगर जो नियोक्ता है वो आपको देंगे भी नौकरी तो वो कैसे देंगे? वो अगर आपको कहेंगे कि आप ये काम करिए तो वो कहेंगे कैसे? क्योंकि भाषा ही तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपको कहा जाएगा भाई कि आप ये काम करिए या आपको ये दायित्व दिया जा रहा है। तो भाषा तो है ही, और सबसे अधिक बोली जाने वाली देश में भाषा है हिंदी ही है। तो और किसी भी आप राज्य में चले जाइए तो आप अगर कोई भाषा नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो आपका काम वहाँ चल जाएगा। बहुत सुंदर अमृतांशु मिश्र जी कि आपने कहा कि सरल भाषा है, जनसंपर्क भाषा है, वो है हिंदी। और हिंदी के माध्यम से जो स्टार्टअप इंडिया योजना की अगर आप शुरुआत हमारे करते हैं तो उससे बेरोजगारी दूर होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बहुत सुंदर आपने बात कहा। लेकिन हेमंत जी, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में हिंदी राजभाषा जो है वो कैसे सार्थक है? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आज के डेट में हिंदी पर कोई कंपटीशन नहीं है, ख़ास तौर पे स्टार्टअप के सेक्टर पे। रीज़न क्या है कि जितनी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है आपका, उतनी तेज़ी से इस क्षेत्र में एक कंटेंट राइटर की जो भूमिका आ रही है। चूँकि पूरी दुनिया में तीसरी सबसे कम्युनिकेशन की भाषा ये तीसरे नंबर पर है, इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोगों तक पहुंच इसकी है। आज के डेट में कंटेंट राइटर हो या सबसे बड़ा सेक्टर इसमें एक उभर कर आता है वो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। अगर मान लीजिए अब 140 करोड़ का देश और हर राज्य में हिंदी लोग जानते हैं, तो वैसे में किसी कंपनी को बात भी कहनी होती है तो वो कैसे कहेंगे? दो ही ऑप्शन है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तीसरे नंबर पर आता है मातृभाषा। लेकिन और एक बड़ी बात क्या है कि भारत में हर राज्य के लोग हर जगह पे हैं। मेरा ही अगर बाई बॉर्न मैं यूपी गाजीपुर से हूँ, लेकिन कर्मभूमि हमारी पश्चिम बंगाल रही, उड़ीसा रही। इसी तरह से उड़ीसा के लोग अदर स्टेट में भी हैं। तो यह एक संपर्क की भाषा बनकर हिंदी रह गई है। तो यहाँ जो है अब इतना बड़ा स्कोप है कि कुछ भी आप कीजिए, ये नॉन प्रॉफिटेबल तो है। यानी युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है। 100% नहीं, 200% बना सकती है, बशर्ते आज के डेट में आपको सिर्फ उस पर काम करना है और कोई कंपटीशन नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपके, आज के डेट में लोग बोलते हैं गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। वो 10, 20, 50 डिजिटल प्लेटफॉर्मों से कंटेंट को सर्च करके लोगों को देता है। तो आपका यूट्यूब भी क्या है? यूट्यूब में मान लीजिए आप सर्च किए कुछ भी, तो वो क्या है? वो सर्च करके किसी का कंटेंट हम लोग का हो सकता है कि यही सर्च इंजन में वायरल हो, तो हिंदी अगर मारेंगे तो दूरदर्शन का ये प्रोग्राम भी आ सकता है।
तो ये कंटेंट अवेलेबल कराना सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट है आज के डेट में। बहुत सुंदर हेमंत जी आपने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में हिंदी काफ़ी ही सार्थक है, सहायक है। लेकिन अमृतांशु जी, आप तो काफ़ी दिनों से पत्रकारिता की दुनिया में है और उड़ीसा में भी बहुत काफ़ी दिनों से आप सेवारत हैं। अभी वर्तमान में बहुत अभी चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मतलब यानी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में राजभाषा जो हिंदी है वो क्या लाभ मिलेगा महिलाओं को, या आपके विचार से क्या है? देखिए, महिलाओं के बिना तो ना संसार की कल्पना की जा सकती है, ना घर परिवार की कल्पना की जा सकती है। और आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं पीछे हैं। वो अब तो युद्ध में जो फाइटर प्लेन है वो भी महिलाएं उड़ा रही हैं। आप जितने इंजीनियरिंग वाले देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से, मैंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आज महिलाएं किसी भी, अब पहले वाला समय नहीं है कि महिलाएं घर पर रहेंगी और घर का खाना बनाएंगी। आज का आर्थिक युग है तो लोगों को पैसा चाहिए, लोगों के खर्च काफ़ी बढ़े हैं। इसमें जो है महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो महिलाएं काम कैसे करेंगी? महिलाओं के पास तो दोहरी जिम्मेदारी है, उनको घर भी संभालना है और बाहर का ये भी देखें, मतलब कि उसके साथ साथ पैसा भी कमाना है। तो स्टार्टअप योजना ने उनको एक मौका दिया है कि आप, सरकार इसके माध्यम से स्टार्टअप योजना के लिए वो काफ़ी सस्ते में, सहज सुविधा के हिसाब से वो ऋण उपलब्ध कराती है। महिलाओं के लिए ऋण और आसान किया गया है, काफ़ी कई 1 करोड़ तक महिलाएं जो है इनसे ऋण ले सकती हैं। तो उनके लिए तो और जो सुविधाएं हैं सरकार ने सहज कर दी हैं। तो अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं इसके माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, तो उनके रास्ते तो और खुले हुए हैं। बस उनको एक कदम बढ़ाना है। सरकार उनके सहयोग के लिए खड़ी है। सरकार जो है बैंकों को है, सरकार ने इसके लिए फंड निर्धारित किया हुआ है, करोड़ों रुपया का फंड है, बैंकों से ऋण मिल रहा है। तो महिलाओं को आगे आना है। आज जो महिलाएं कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपको कदम बढ़ाना है, आप आगे आइए। और समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है। पहले वाला समाज नहीं है कि महिलाओं की एक्सेप्टेंस कम थी, आज महिलाओं को एक्सेप्ट किया जा रहा है। आज महिलाएं काफ़ी देर समय तक ऑफिस में काम करती हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। तो आप ऑफिस के माध्यम से और इसमें जो है स्टार्टअप के माध्यम से उनके लिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सुविधा है। बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर विचार, और विशेषकर हमारे महिला दर्शकों के लिए कि आप कदम बढ़ाइए। आपको सहयोग करने के लिए सरकार तत्पर है, जैसा कि अमृतांशु जी ने ऐसी बातें आपको बताई। लेकिन एक बात आती है हेमंत जी कि हम लोग उड़ीसा में हैं, तो क्या उड़ीसा में स्टार्टअप के लिए हिंदी की संभावना है? हिंदी से क्या स्टार्टअप उड़ीसा में ज़्यादा अवसर मिलेगा लोगों को? देखिए, अभी हाल ही में 2 एक प्रोग्राम हुए थे यहाँ पे सरकार की तरफ से। एक था PVD भारतीय प्रवासी दिवस, दूसरा था उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025। इन दोनों का उद्देश्य था कि आप कैसे ओडिशा में इन्वेस्ट कीजिए। खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के निवेशकों से और प्रवासी भाइयों से आह्वान किया कि आप आइए ओडिशा में, मैं हूँ। अगर एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ अभी जो है उसमें आपका टेक्नोलॉजी, टेक कंपनियाँ बहुत हैं यहाँ पे। इसके अलावा होटल इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया है, इको टूरिज्म को उन्होंने कहा है। भारत जो है, उड़ीसा जो है लगभग 3रे नंबर पे एक्सपोर्ट करता है खनिज। मोदी जी ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, अब सिर्फ एक्सपोर्ट ऐसे नहीं चलेगा, रॉ संसाधन का यहाँ पे आप प्रयोग कीजिए। बॉटम फिगर यह है कि जितनी कंपनियाँ आएंगी वहाँ पे उनके लिए 3-4 सेक्टर खुला हुआ है कि जहाँ राजभाषा चाहिए ही चाहिए। क्या, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई उत्पादन करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट कौन है अभी आज के डेट में? 140 करोड़ का मार्केट भारत है। पब्लिसिटी के लिए उनको कंटेंट चाहिए, किस में चाहिए? इंग्लिश या हिंदी में चाहिए। पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क अधिकारी लगभग आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां हर जिले में और हर स्टेट लेवल में नियुक्त कर रही हैं।
कम्युनिकेशन क्या चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर हम बड़े राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, अदर इसके अलावा भी जो स्टेट है जहाँ पे हिंदी स्वीकार्य है, वहाँ पे भी जनसंपर्क में एक बड़ा खुल रहा मैं है। उड़ीसा की बात कर रहा था कि उड़ीसा में वही हिंदी मैं के माध्यम से स्टार्टअप का जो योजना है उसका अवसर औसत वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप आएंगे, मेरा यह था कि मैं एक मार्केट दिखाया कहाँ पे है। अगर कोई आज के डेट में अगर पब्लिक रिलेशन में कोई स्टार्टअप यहाँ पे करता है, कंटेंट राइटिंग में कोई करता है, ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटी में करता है, तो सिर्फ भारत को अगर वो कैप्चर करता है तो 140 करोड़ का है। यहाँ पे हिंदी में राजभाषा में कोई स्टार्टअप फेलियर हो ही नहीं सकता है। उड़ीसा भी हमारा विकास उड़ीसा में, उड़ीसा पर्टिकुलर उड़ीसा से अगर वो करे तो उड़ीसा से करे तो उड़ीसा हमारा विकास करेगा। इसलिए निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि मैं हिंदी की बात कर रहा हूं और हिंदी में जो जानकार लोग हैं, उड़ीसा में भी स्टार्टअप की पूरी संभावना है और इस स्टार्टअप इंडिया योजना को लेकर उड़ीसा विकास कर रहा है और आप इसे अपनाइए, जैसा कि हेमंत कुमार तिवारी जी ने कहा। लेकिन बात आता है अमृतांशु जी कि जो हमारे उड़ीसा के राजभाषा हिंदी के जानकार युवक और युवतियां हैं, तो क्या उन्हें रोजगार मिलेगा या मिल पाएगा? राजभाषा हिंदी के जानकार हैं वो तो क्या युवक युवतियां जो हमारे उड़ीसा के हैं, मतलब हिंदी क्षेत्र के हैं, उन्हें क्या रोजगार का अवसर मिलेगा आपके विचार में? देखिए, अगर आप उड़ीसा से बाहर जाएंगे, अगर आपके विचार है कि नहीं हम उड़ीसा से नहीं, उड़ीसा से बाहर जाएं, तो आप क्या करेंगे? वहाँ आपके लिए कौन सा विकल्प बचता है? उड़ीसा के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसा कि हेमंत जी ने भी कहा कि भाई आज मार्केट सिर्फ उड़ीसा नहीं रह गया है। अगर आप स्टार्टअप यहाँ शुरू करते हैं तो क्या सिर्फ उड़ीसा के लिए शुरू करेंगे? नहीं, आपकी इच्छा होगी भाई हमारा सामान तो पूरी दुनिया में बिके ना, सिर्फ उड़ीसा में ही ना बिके, हम तो उड़ीसा से बाहर का भी सोचेंगे, तो वहाँ के बारे में भी सोचेंगे, तो वहाँ के लिए कौन सा विकल्प है? और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो शहरों में तो बहुत अच्छा है कि भाई आपका अंग्रेजी में काम चल गया, वहाँ पॉश संस्कृति है, वहाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, आपके वहाँ अंग्रेजी में आप बोल रहे हैं, अंग्रेजी में काम चल रहा है। लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो क्या करेंगे? गांव में तो अंग्रेजी नहीं चलेगी। आज भी बहुत सारे स्टेट में आप जाते हैं तो गांव में अंग्रेजी से आपका काम नहीं चल सकता है, वहाँ हिंदी एक विकल्प बचता है। तो गांव में अगर आपको अपने सामान को बढ़ाना है तो उसके लिए हिंदी ही माध्यम है। तो युवाओं के लिए भी जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए आखिर क्या है माध्यम? अगर आप अपने आप को पूरे भारत में अगर दिखाना चाहते हैं तो आप कैसे दिखाएंगे? तो एक हिंदी इसके लिए बहुत बढ़िया माध्यम है। आप हिंदी के माध्यम से ही आप बाहर भी अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। यानी आपके विचार से जो राजभाषा हिंदी के जानकार युवक और युवतियां हैं उन्हें भी रोजगार प्राप्त हो सकती है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं राजभाषा हिंदी से पढ़ाई की है या किया है तो मुझे रोजगार के लिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर अमृतांशु जी आपने कहा। लेकिन बात आती है हेमंत जी कि राजभाषा हिंदी को लेकर क्या स्टार्टअप की संभावना है? हाँ, जैसे पिछले सवाल में भी इसका एक जवाब छुपा हुआ था कि स्टार्टअप की बात करते हैं तो एक स्टार्टअप एक शुरुआत होती है। पर्टिकुलर हम सिर्फ उड़ीसा को ही फोकस लेते हैं क्योंकि उड़ीसा अभी पूरे देश में निवेश के तौर पर और विदेशों में निवेश के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे 4-5 सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे आप एकदम आप राजभाषा में स्टार्टअप कीजिए। मैं बोलता हूँ कि कोई कंपटीशन नहीं है। पहला, आज के डेट में आप ऑनलाइन देख रहे हैं, एजुकेशन चल रहा है, कंटेंट राइटिंग आप खोलिए, यहाँ पे उसका कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि जो कंपनियां आएंगी, ई कॉमर्स की कंपनियां आएंगी, उनको हिंदी कंटेंट राइटिंग चाहिए ही चाहिए। तो एक हो गया आपका कंटेंट राइटिंग का सेक्टर है कि जहाँ पे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा हो गया पब्लिक रिलेशन का सेक्टर, जनसंपर्क अधिकार का जो सेक्टर है, वहाँ पे जो कंपनियां आएंगी वो अपने PR मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए उनको पब्लिक रिलेशन का सेक्टर चाहिए ही चाहिए। वो अपना ऑपरेशन बाद में शुरू करेंगे लेकिन जनसंपर्क का ऑपरेशन वो पहले शुरू करेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। कंटेंट राइटिंग उनके यहाँ कदम रखने से पहले उनके फेवर में प्रचार प्रसार स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा है इवेंट मैनेजमेंट का सेक्टर, क्योंकि वो हर वीकली में उनका हर दूसरे दिन चौथे दिन उनका कार्यक्रम होते रहता है। उसमें अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो वो भी मतलब फेलियर होने वाला नहीं है आपका। सबसे बड़ा सेक्टर है ब्रांड प्रमोशन एंड एक्टिविटी।
उस सेक्टर में आज के डेट में लोग कहते हैं ना कि आप प्रोडक्शन कर लिए तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो एक ही है ना कि बायर चाहिए। बायर कौन है? अपना ही देश 140 करोड़ आबादी का देश है, तो पूरी दुनिया की निगाह यहाँ के मार्केट पर टिकी हुई है। उसके लिए कंटेंट ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटी के लिए इवेंट आप स्टार्टअप आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब सबसे बड़ा सेक्टर है, एक नया उभर कर आ रहा है ट्रांसलेशन का, क्योंकि यहाँ पे 140 करोड़ में सबसे बड़ा आबादी एक सेक्टर है आपका युवाओं का। तो इसमें मेडिकल से जुड़े हुए, टेक्निकल से जुड़े हुए या अन्य भाषाओं की जो किताबें हैं वह भी चाह रहे हैं कि हमारी हिंदी में किताबें अनुवाद हो और भारत में उसका प्रचार प्रसार हो। एक वो बड़ा सेक्टर है कि आप ट्रांसलेशन का सेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। आज उड़ीसा में इतना ट्रांसलेशन का काम आता है कि हम लोग चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते। बहुत सुंदर हेमंत जी आपने कहा कि मतलब राजभाषा हिंदी के जो जानकार लोग हैं उन्हें लेकर स्टार्टअप की पूरी संभावना है। एकदम ऐसा नहीं कि मतलब जो लोग राजभाषा हिंदी को जानते हैं उनकी संभावना स्टार्टअप में नहीं है। बहुत सुंदर बात कहा। लेकिन एक बात आता है अमृतांशु जी कि क्या आप स्टार्टअप को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, स्टार्टअप इंडिया को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए राजभाषा हिंदी का योगदान है? देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा बोली जाने वाली हिंदी है, तो ये आप कहिएगा कि भाई नहीं है, आप संपर्क कैसे करेंगे? आप जो जाएंगे किसी, आज जो एशियाई देश हैं उसमें कई देशों में हिंदी बोली जाती है। आप नेपाल जाइए और कई देशों में आप हिंदी ही एक माध्यम है, और आप संपर्क करेंगे तो कैसे? अगर यहाँ से कोई गए हुए हैं, अगर भारत से कोई दूसरे देश में गए हुए हैं, आपको संपर्क तो उन्हीं के माध्यम से करना पड़ेगा। और सरकार व्यवस्था करती है कि वहाँ उनके राजदूत के माध्यम से आप, एक सरकार ने विकल्प दिया है कि वहाँ सभी देशों के राजदूत होते हैं, उनके माध्यम से भी कई बार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वहाँ के लिए क्या, तो वहाँ राजभाषा ही है। हाँ, अलग अलग देशों में ये हो सकता है कि भाई सारे लोग वहाँ हिंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको काम शुरू करने के लिए तो हिंदी के माध्यम से ही शुरुआत करना पड़ेगा। बहुत सुंदर आपने कहा अमृतांशु जी कि दुनिया के केवल भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी कई देशों में हिंदी बोली जाती है, और उसको लेकर पूरे दुनिया में स्टार्टअप इंडिया योजना को हिंदी के माध्यम से हम प्रगति कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, लोकप्रिय बना सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आज हम बात कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया योजना को जन जन तक पहुंचाने में राजभाषा हिंदी की भूमिका क्या है। इस विषय पर आज विशेषकर जानकारी दिए हेमंत कुमार तिवारी जी, जो नवभारत के संपादक हैं, और अमृतांशु कुमार मिश्र जी, जो समाचार संपादक हैं सनमार्ग के। आप दोनों अतिथियों को पूरे सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आपने आज का जो विषय पर आपने काफ़ी गहन रूप से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। पुनः एक बार सभी दर्शकों की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।